हाय हेलो एवरीवन। सो सीडीएसएल के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के। काफी वेट था इनके रिजल्ट को लेकर के, बिकॉज जितने भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं उसमें जिस तरीके का फॉल हमने देखा है, सो कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनके वॉल्यूम के नंबर, ट्रांजैक्शन के नंबर, ग्रोथ के नंबर में डिक्लाइन आएगा आगे चल के। तो उसी पे मेन फोकस रखना है हमको। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन नंबर्स को जब आप एनालाइज करोगे, इनके थर्ड क्वार्टर के नंबर्स को, चाहे वो बीएसई हो या सीडीएसएल हो, तो फोकस हमको पूरे पिक्चर के ऊपर करना है। मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देख करके हमको कोई क्लियर आइडिया नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस 25% पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, पैट ग्रोथ उसका 20% है, तो सिर्फ नंबर देख करके हमको लग सकता है कि रिजल्ट अच्छा आया है, बट हमको पूरा ट्रेंड समझना है कि पास्ट में कैसा ट्रेंड था, अभी कैसा चल रहा है, और आगे जो फैक्टर्स हैं जो उनकी ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, उनका कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो तभी हमको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है इन बिजनेसेस की। एंड मार्केट तो ऑफकोर्स बिजनेस के फ्यूचर को देख करके उसको रिवॉर्ड या पनिश करता है। सो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं सीडीएसएल के। तो सबसे पहले एक चीज अगर आप देखोगे तो कंपनी के टोटल डीमैट अकाउंट कितने हो गए हैं सीडीएसएल के पास में आज के टाइम पे, ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास। अब इसमें बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इस नंबर को लेकर के वो काफी प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को, कि मोनोपोली है एक तरीके की। 17-18 करोड़ टोटल डीमैट अकाउंट हैं, जिसमें से 14-15 करोड़ सीडीएसएल के पास है, 70-80% का मार्केट शेयर है। सो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मार्केट इसके बेसिस पे स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करेगा, बिकॉज ये चीज तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। फोकस किस पे करना है कि इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो वो कहां से पता चलेगा? नेट डीमैट अकाउंट नंबर से। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर हम ट्रेंड देखें, तो सबसे वीक इन्होंने नेट डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर रिपोर्ट करा है इस क्वार्टर के अंदर। इससे पहले अगर हम देखें तो हर एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा का नंबर ये कंपनी रिपोर्ट कर रही थी इन टर्म्स ऑफ डीमैट अकाउंट। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो सिर्फ 92 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। एंड ये चीज एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज के रिजल्ट हमने देखे हैं, एंजल वन, 5 पैसा कैपिटल वगैरह, सबके जो फ्रेश डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं वो काफी कम हुए हैं पिछले के कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। प्लस उनकी मैनेजमेंट ने भी इस चीज को बोला है कि मार्केट में वैसी पॉजिटिविटी नहीं है डीमैट अकाउंट ओपनिंग को लेकर के जो पहले थी। तो जो ब्रोकर है, जब उनके डीमैट अकाउंट नहीं खुलेंगे तो सीडीएसएल के पास वो डीमैट अकाउंट कैसे आएंगे? बिकॉज ये तो डिपॉजिटरी है, ये तो कोई ब्रोकर है नहीं। तो इनकी डिपेंडेंसी एक तरीके से ब्रोकर्स के ऊपर ही रहती है। सो उसी का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। दूसरा आप देखोगे डीमैट कस्टडी, मतलब आपके मेरे डीमैट में जितने वैल्यू की सिक्योरिटीज पड़े हैं उनका मार्केट वैल्यू क्या है। सो लास्ट क्वार्टर तक वो वैल्यू था 78 लाख करोड़, अब ये हो गया है 75 लाख करोड़। अब इसके दो रीजन होते हैं, पहला तो जो डीमैट अकाउंट है वो क्लोज हो गए हैं काफी ज्यादा। दूसरा आपका M2M भी इम्पैक्ट करता है। लाइक लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो मार्केट में ही 10-12% का करेक्शन आ गया है। तो जब स्टॉक्स की वैल्यू गिरेगी तो ये जो डीमैट में जो कस्टडी है शेयर्स की, उसका भी वैल्यू गिर जाएगा। नंबर ऑफ इश्यूअर्स में हालांकि अच्छी ग्रोथ है, बिकॉज आईपीओ वगैरह कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। अब फोकस करना है हमको इनके रेवेन्यू मिक्स के ऊपर। सो इनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो हमने पास बहुत सारे क्वार्टर्स में दो चीजों के ऊपर फोकस किया है, एक ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड दूसरा आपका आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन। ट्रांजैक्शन चार्जेस अभी हमने इनका कुछ टाइम पहले जब कॉन एनालिसिस किया था उसमें भी इस चीज को डिस्कस किया था कि आज के टाइम पे ट्रांजैक्शन चार्जेस सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर के आ रहा है सीडीएसएल के लिए। जबकि जनरली जो इनका बिजनेस मॉडल है उसमें एनुअल इश्यूर इनकम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इनका, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें। लेकिन करंट टाइम में ट्रांजैक्शन चार्जेस ने उसके रेवेन्यू मिक्स को सरपास कर दिया था। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 25% तक, लास्ट क्वार्टर तक 25% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता था। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है? जो भी आपके मेरे डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, शेयर्स पड़े हुए हैं, जब भी हम उसको सेल करते हैं सीडीएसएल उस पर एक पर्टिकुलर फी चार्ज करता है। 5 रुपीज 10 रुपीज का कुछ ऐसा फी है जो वो चार्ज करते हैं। हालांकि अभी इन्होंने उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया है वुमेन अकाउंट के लिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ज्यादा इंपैक्ट किससे पड़ा है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो गए। मतलब जब आपके डीमैट अकाउंट कम ओपन होंगे, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगा, आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होंगे, तो जो आपको इनकम आता है ट्रांजेक्शन चार्जेस से, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और ये सारी चीजें डिक्लाइन क्यों हो रही है? बिकॉज जो सेंटीमेंट चेंज हुआ है मार्केट का लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर, वो इन सारी चीजों को ड्राइव कर रही है। बिकॉज अगर मेरे जो सिक्योरिटीज हैं, जो स्टॉक्स है, उनकी वैल्यू काफी ज्यादा गिर गई है, तो ऑफ कोर्स जनरली हम देखते हैं कि इन्वेस्टर क्या करते हैं, सेल करने से रेजिस्ट करते हैं, कोई भी लॉस बुक नहीं करना चाहता। दूसरा, जब मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा होता है तो इन्वेस्टर थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने में। तो बाइंग सेलिंग अगर कम होगी तो आपका ट्रांजेक्शन कम होगा और उसका इंपैक्ट आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस पे पड़ेगा। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है हमको इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस पे। एनुअल इश्योर इनकम हालांकि वाई वाई ग्रोथ अच्छी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है, तो ये एक स्टेडी इनकम है कंपनी के लिए, रेकरिंग रेवेन्यू है। सो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है।
लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस जो सबसे ज्यादा सिक्लिकल होता है इनके इनके रेवेन्यू मिक्स के अंदर, उसमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। दूसरा आप देखोगे आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन। सो ये भी जब बुल रैली होती है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है, तब ज्यादा से ज्यादा आईपीओ आते हैं, डिविडेंड बोनस ये सारी चीजें होती हैं। सो अभी आप देखोगे कि इसमें भी डिक्लाइन नहीं है, लेकिन जो पेस पे ये ग्रो कर रहा था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, 10% के आसपास का ग्रोथ आया है। एंड एक तीसरा इंपैक्ट हमको दिखता है ऑनलाइन डेटा चार्जेस वाले सेगमेंट में। अब ऑनलाइन डेटा चार्जेस क्या है, तो सीडीएसएल की एक सब्सिडरी है सीवीएल केआरए। सीवीएल केआरए क्या करता है कि आपका मेरा जो केवाईसी का डेटा है उसको वो मैनेज करके रखता है। एंड जब भी आप कोई नया डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, कोई नया म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी स्टार्ट करते हो, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करते हो, सो इन सारी चीजों के लिए आपका केवाईसी डेटा जो है उसको फेच किया जाता है। तो आपकी जो ब्रोकिंग कंपनी है या म्यूचुअल फंड कंपनी है या इंश्योरेंस है, वो सीवीएल केआरए के पास जाके उस डेटा को फेच करती है एंड उसके अगेंस्ट में सीवीएल केआरए एक फी चार्ज करता है। तो यहां से उनका ये वाला इनकम आता है। अब आप लॉजिक लगाओ, तो ये वाला इनकम कब ज्यादा ग्रो करेगा, जब मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा, जब नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे होंगे, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, एसआईपी का फ्लोज बहुत तगड़ा रहेगा जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, एंड आपका ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा। अब पिछले एक क्वार्टर में हमने ऑलरेडी देखा है कि जो म्यूचुअल फंड का फ्लो है उसमें भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, नेट इनफ्लो जो मार्केट के अंदर आ रहा है पुराने वाले पेस पे, उसमें भी इंपैक्ट हुआ है, एंड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट तो ऑलरेडी इस क्वार्टर में काफी कम खुले हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑनलाइन डेटा चार्जेस वाले इनकम पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमको दिख रहा है 66 करोड़ से कम होकर के 51 करोड़ के आसपास आ गया है। तो ये जो तीन लाइन आइटम है इनकी जो सिक्लिकल है नेचर में, उन तीनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। सबसे बड़ा इंपैक्ट इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आया है, एंड वही आप देखोगे टोटल इनकम के ऊपर। सो कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे वाई वाई टर्म में, तो आपको दिखेगा 30% का ग्रोथ है। एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ नंबर कोट करूं कि बिजनेस में 30% का ग्रोथ है, तो नंबर देख के लगेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन हमको पूरा ट्रेंड समझना है। सो लास्ट 6 क्वार्टर्स का अगर आप ट्रेंड देखोगे सीडीएसएल का, तो ये सबसे वीक ग्रोथ नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। 30% का ग्रोथ है। पहले के क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो उनका ग्रोथ 50, 60, 70% तक का ग्रोथ था। तो ग्रोथ रेट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है हमको। दूसरा, मार्जिन्स के भी नंबर अगर आप देखोगे तो जब से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इक्विटी मार्केट के अंदर, तब से इनके मार्जिन 50% से इंप्रूव होकर के 55, देन 60, 62% तक मार्जिन गए कंपनी के। इस क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन है वो 58% पे आए हैं, यानी वाई वाई लेवल प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी दोनों लेवल पे कंपनी के जो मार्जिन हैं वो गिरे हैं। और मार्जिन गिरा है तो पैड ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 22% से इंक्रीज हुआ है। इससे पहले कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता था, ऑन एन एवरेज 50-60% का इनका पैड ग्रोथ रहता था। सो पैड ग्रोथ भी अब कम होकर के 22% पे आ गया है। अगेन वही पॉइंट है कि अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर देखूंगा तो मुझे रिजल्ट अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर मैं पूरा पिक्चर समझूं, वो ट्रेंड समझूं, वो ड्राइवर्स को देखूं जो कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, वो उनमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। एंड यही चीजें मार्केट जो है वो पहले से डिस्काउंट कर रहा है इन सारे स्टॉक्स के अंदर। सो रिजल्ट अच्छे नहीं है ऑफकोर्स, एंड अब ये देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा ट्रेंड रहता है, कि ये चीजें और खराब होती है तब तो ऑफकोर्स ग्रोथ धीरे धीरे नीचे जाएगा। बिकॉज लास्ट जो ये फेज चला था इस कंपनी के लिए, तो ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर तक वो फेज चला था जहां पे कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ रेट पे इंपैक्ट हुआ था, फिर बीच में नेगेटिव ग्रोथ आई थी, और उसके बाद ग्रेजुअली इनका वापस से रिकवरी होना स्टार्ट हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि इस बार भी वही 1-1.5 साल का टाइम लगेगा, वो तो हमको देखना होगा, ट्रैक करना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा सेंटीमेंट रहता है, क्या नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट आने वाले मंथ्स में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हैं या कैसा रहता है, उसी पे इनका रेवेन्यू डिपेंड करेगा। लेकिन ये रिजल्ट देख करके प्लस जो बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के रिजल्ट है, उससे हमको क्लियरली समझ में आता है कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में कुछ खास अभी इंटरेस्ट बनता नहीं है। बेटर है कि इनको अवॉइड किया जाए, ट्रैक किया जाए। अब इसमें जो एक सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट वाला, वो सबसे लीस्ट सिक्लिकल होता है। वेल्थ मैनेजमेंट में अभी तक आनंद राठी के रिजल्ट आए हैं, उस कंपनी का नंबर अच्छा आया है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी पॉजिटिव है, बट उन्होंने भी ये कहा कि जो नेट इनफ्लो है, मतलब जो फ्रेश पैसा लेकर के आते हैं वो अपने बिजनेस में, उसमें उनको चैलेंज फेस करना पड़ा है। हालांकि अभी उनका रिजल्ट अच्छा और आगे का गाइडेंस उनका अच्छा है, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफ कोर्स कंफर्टेबल नहीं है। कल वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का रिजल्ट है, देन इस मंथ के एंड तक हमारा नुवामा वेल्थ का रिजल्ट आ जाएगा। तो उनके नंबर्स को देख करके और मैनेजमेंट की कमेंट्री को देख करके हमको आइडिया लगेगा कि उस स्पेस पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे तो मतलब सारे बिजनेसेस से कंपेयर करें तो वो सबसे लीस्ट सिक्लिकल है, लेकिन अगर ट्रेंड ऐसा रहेगा तो उनके एयूएम ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर एयूएम ग्रोथ कम हुआ तो रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हुआ तो उनके इन्वेस्टर्स भी फ्रेश पैसा ऐड करने से अभी थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें ट्रैक करनी है, एंड देन हमको क्लैरिटी मिलेगा कि उसमें अभी इंटरेस्टेड रहना है या उसको भी अभी अवॉइड करना है।
बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।